जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉजिकल स्टडीज़ में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिसका जीवन देश की आज़ादी के पहले से और उसके बाद से हमेशा से ही बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है। उस पर बहुत बड़ी डिबेट हमेशा रही है। एक पक्ष उसको बहुत बड़ा देशभक्त बताता है और एक पक्ष उससे कहता है कि उन्होंने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी, देश के साथ गद्दारी की। तो ऐसे शख्स के बारे में बात करना भी बहुत आसान नहीं है। फिर भी दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि उनकी लाइफ स्टोरी पे मैं एक पूरी वीडियो सीरीज बनाऊं और वो शायद 3 से 4 वीडियो की हो सकती है। तो मेरी जो पहली वीडियो होगी वो बस उनका साधारण जीवन परिचय कैसा रहा, उन्होंने शुरुआत में कैसा रहा और बाद में उन्होंने शिक्षा कैसे पाई और उनकी मृत्यु कैसे हुई, बस इस बारे में बात करेंगे। उनके जीवन काल के जो बीच का कुछ हिस्सा है, जिसमें एक हिस्सा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया, फिर उन्हें सेल्युलर जेल जाना पड़ा, काले पानी की सज़ा हुई। दूसरा हिस्सा हमारा ये हो सकता है। फिर अगला पार्ट हो सकता है कि उसके आने के बाद, जेल से जब वो छोड़ दिए गए, उसके बाद का उनका जीवन कैसा रहा। और वही शख्सियत है, उस पे ही गांधी जी की हत्या का भी सस्पेक्ट था वो। तो उस शख्स का नाम है विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें हम वीर सावरकर भी कहते हैं। वीर सावरकर ही वो शख्सियत हैं जिनको भारतीय राजनीति का एक धड़ा अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगने के कारण गद्दार साबित करता है और दूसरा धड़ा उन्हें भारत रत्न देने की कवायद करते हुए उन्हें एक बहुत बड़ा देशभक्त घोषित करता है। तो हम इस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहेंगे कि वो देशभक्त थे या देशद्रोही थे, क्या है। लेकिन हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि हमारी इस वीडियो की सीरीज को देखने के बाद आप खुद इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि वो देशभक्त थे या देशद्रोही थे, या वो उनको भारत रत्न मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। हम अपनी वीडियो की सीरीज में उनके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो भी बताएंगे और जो निगेटिव पॉइंट्स हैं वो भी बताएंगे। हम ये नहीं चाहेंगे कि कोई ये कहे कि नहीं अंकित, तुमने उनके निगेटिव पॉइंट्स बताए या तुमने पॉजिटिव पॉइंट्स बनाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। विनायक दामोदर सावरकर, जिनका जन्म 28 मई 1883 को हुआ था, वो एक राष्ट्रवादी नेता थे। उन्हें प्रायः वीर सावरकर के नाम से संबोधित किया जाता है। हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीतिक विचारधारा को विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय सावरकर को जाता है। सावरकर एक वकील भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे, कवि भी थे, लेखक और नाटककार भी थे। सावरकर कितने बड़े कवि थे, इसको देखना है तो हम अंडमान निकोबार की सेल्युलर जेल का विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे जेल में इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी। कुछ लोग तो कहते हैं उन्होंने 6000 तक कविताएं लिखी हैं वहाँ पे, लेकिन इस पे भी कंट्रोवर्सी है कि कितनी कविताएं लिखी। हाँ, इतना श्योर है कि उन्होंने कविताएं लिखी है। उन्होंने परिवर्तित हिंदुओं के लिए हिंदू धर्म में वापस लौटने के लिए सतत प्रयास किए और आंदोलन भी चलाए। उन्होंने भारत की एक सामूहिक हिंदू पहचान बनाने के लिए हिंदुत्व का शब्द गढ़ा। उनके राजनीतिक दर्शन में उपयोगितावाद, तर्कवाद, प्रत्यक्षवाद, मानवतावाद, सार्वभौमिकता, व्यवहारिकता और यथार्थवाद के तत्व थे। सावरकर एक कट्टर तर्क बुद्धिवादी व्यक्ति थे जो सभी धर्मों के रूढ़िवादी विश्वासों का विरोध करते थे। सावरकर ने अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना भी की थी। इन्होंने लॉ किया था लंदन से और ग्रेजुएशन किया था फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे से। अब हम इनके बचपन की बात करते हैं। इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, जो कि महाराष्ट्र के नासिक के पास में एक छोटा सा गांव है भागुर, वहाँ पे हुआ था। इनकी माता का नाम राधाबाई, पिताजी का नाम दामोदर पंत सावरकर था। इनके 2 बड़े भाई गणेश, जिन्हें बाबा राव, और दूसरे नारायण दामोदर सावरकर, तथा एक बहन नैनाबाई थी। जब वे केवल 9 वर्ष के थे तभी हैजे की बीमारी की वजह से इनकी माताजी का देहांत हो गया। इसके 7 वर्ष बाद 1899 में प्लेग की महामारी में इनका पिताजी का भी स्वर्गवास हो गया।
इसके बाद विनायक के बड़े भाई गणेश ने परिवार का पालन पोषण का कार्य संभाला। दुख और कठिनाई की इस घड़ी में गणेश के व्यक्तित्व का विनायक पर गहरा प्रभाव पड़ा। विनायक ने शिवाजी हाई स्कूल नासिक से 1901 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। वो बचपन से ही कविताएं लिखा करते थे। आर्थिक संकट के बावजूद बाबा राव ने विनायक की उच्च शिक्षा के लिए उनको मेरठ के फर्ग्यूसन कॉलेज में दाखिला दिलाया। वहाँ से उन्होंने आर्ट से बीए किया। इन्होंने बचपन में कई सारे संगठित होकर मित्र मेलों का आयोजन किया और ये नेशनलिस्ट थे बचपन से ही। अब हम इनके लंदन की लाइफ के बारे में कुछ बात करें तो इन्होंने 1904 में अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। 1905 में बंगाल विभाजन के बाद इन्होंने पुणे में विदेशी वस्त्रों की होली भी जलाई। बाल गंगाधर तिलक के अनुमोदन पर 1906 में उन्हें श्यामजी कृष्ण वर्मा छात्रवृत्ति भी मिली। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट और तलवार नामक पत्रिकाओं में उनके अनेक लेख प्रकाशित हुए, जो बाद में कलकत्ता के युगांतर पत्र में भी छपे। सावरकर रूसी क्रांतिकारियों से ज़्यादा प्रभावित थे। 10 मई 1907 को इन्होंने इंडिया हाउस लंदन में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्ण जयंती मनाई। इस अवसर पर विनायक सावरकर ने अपने ओजस्वी भाषण में परमाणु सहित 1857 के संग्राम को गदर नहीं अपितु भारत के स्वातंत्र्य का प्रथम संग्राम सिद्ध किया। जून 1908 में इनकी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस 1857 तैयार हो गई, परंतु इसके मुद्रण की समस्या आई। इसके लिए लंदन से लेकर पेरिस और जर्मनी तक प्रयास किए गए, परंतु वे सभी प्रयास असफल रहे। बाद में यह पुस्तक किसी प्रकार गुप्त रूप से हॉलैंड से प्रकाशित हुई और उसकी प्रतियां फ्रांस पहुंचाई गई। इस पुस्तक में सावरकर ने 1857 के सिपाही विद्रोह को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बताया। मई 1909 में इन्होंने लंदन से बार एडला वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण की, परंतु उन्हें वहां वकालत करने की अनुमति नहीं मिली। इस पुस्तक को सावरकर जी ने पीक वीक पेपर्स व स्काउट्स पेपर्स के नाम से भारत पहुंचाई। अब हम बात करते हैं कि लंदन में गिरफ्तारी वगैरह के लिए इनका क्यों हुई, क्या हुई। लंदन में रहते हुए इनकी मुलाकात लाला हरदयाल से हुई, जो उन दिनों इंडिया हाउस की देखरेख करते थे। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा द्वारा विलियम हर्ट कर्जन वायली को गोली मार दिए जाने के बाद उन्होंने लंदन टाइम्स में एक लेख लिखा था। 13 मई 1910 को पेरिस से लंदन पहुंचने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु 8 जुलाई 1910 को MS मौर्या नामक जहाज से भारत ले जाते हुए सीवर होल के रास्ते से भाग निकले और 24 दिसंबर 1910 को उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। ये जब जहाज से कूदते थे तो ये वहाँ के बाथरूम की खिड़की में एक शीशा लगा हुआ था और ये अपना नाइट गाउन पहन रखा था। इसको शीशे पर डाल दिया जिससे कि शीशे से कोई देख ना सके कि ये क्या कर रहे हैं, और वहाँ से कूद के भाग निकले अपने जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम होता है उसी में। लेकिन इनको दौड़ा के कुछ ही दूर पे पकड़ लिया गया और इन्हें फिर 14 दिसंबर 1910 को आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। इसके बाद 31 जनवरी 1911 को इन्हें फिर से आजीवन कारावास की दिया गया। इस प्रकार सावरकर को ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारियों के लिए 2 बार आजन्म कारावास की सजा दी, जो विश्व के इतिहास की पहली एवं अनोखी सजा थी। सावरकर जी के अनुसार, मातृभूमि तेरे चरणों में पहले ही मैं अपना मन अर्पित कर चुका हूँ। देश सेवा ही ईश्वर सेवा है, यह मानकर मैंने तेरे जीवन के माध्यम से भगवान की सेवा की है। फ्रेंड्स, यहाँ तक जो इनका जीवन है वो बिना किसी विवाद के सर्वमान्य है। यहाँ तक की जो इनकी जीवन यात्रा है उसको सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं, यहाँ तक मतलब 31 जनवरी 1911 इस डेट तक सावरकर की देशभक्ति पे कोई संदेह नहीं करता है, ना किसी को संदेह करने की ज़रूरत है। इनका जो जीवन है वो संदेहास्पद होता है बस जेल जाने के ही कुछ समय बाद से। तो इस मामले में भी अब आगे बात करेंगे कि इन्हें आर्बिट्रेशन कोर्ट केस
और जो इन पे सज़ा हुई, क्यों हुई, क्या रीज़न था, इशारी बातें हम बताएंगे। सावरकर ने अपने मित्रों को बम बनाना, गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करने की कला भी सिखाई थी। 1909 में सावरकर के मित्र और अनुयायी मदनलाल ढींगरा ने सार्वजनिक बैठक में अंग्रेज अफसर कर्जन की हत्या की। इस वजह से ही उन्हें बताया जाता है कि जो पिस्टल थी, पिस्टल को भारत में भेजने के लिए भेजने के जो मेन पर्सन था वो सावरकर थे, इसीलिए उनको गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी की ये एक मूल वजह थी। बाकी जो इन्होंने लेख लिखा था वो तो था ही था। अब हम देखते हैं कि सेल्यूलर जेल में इनकी लाइफ कैसी थी। नासिक जिले के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के लिए नासिक षड्यंत्र कांड के अंतर्गत उन्हें 7 अप्रैल 1911 को काला पानी की सजा पर सेल्यूलर जेल भेजा गया। उनके अनुसार यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों को कड़ा परिश्रम करना पड़ता था। कैदियों को यहाँ नारियल छीलकर उनमें से तेल निकालना पड़ता था। साथ ही इन्हें यहाँ कोल्हू में बैल की तरह जुतकर सरसों व नारियल आदि का तेल निकालना होता था। इसके अलावा उन्हें जेल के साथ लगे व बाहर के जंगलों को साफ कर दलदली भूमि व पहाड़ी क्षेत्र को समतल भी करना होता था। रुकने पर उनको कड़ी सजा या बेंत व कोड़ों से पिटाई भी की जाती थी। इतने पर भी उन्हें भरपेट खाना भी नहीं दिया जाता था। सावरकर 4 जुलाई 1911 से 21 मई 1921 तक पोर्ट ब्लेयर की जेल में रहे। अब हम आगे देखें तो 1920 में वल्लभ भाई पटेल और बाल गंगाधर तिलक के कहने पर ब्रिटिश कानून न तोड़ने और विद्रोह न करने की शर्त पर उनकी रिहाई हो गई। सावरकर जी जानते थे कि सालों जेल में रहने से बेहतर भूमिगत रहकर उन्हें काम करने का जितना मौका मिले उतना अच्छा। उनकी सोच ये थी कि अगर वो जेल से बाहर आएंगे तो वे जो करना चाहेंगे वो कर सकेंगे, जो कि अंडमान जेल निकोबार की जेल से संभव नहीं था। और कई लोग अभी उनकी इसी सोच की वजह से उनको भारत रत्न की मांग भी कर रहे हैं। फिर उनके जीवन के आगे का जो हिस्सा है उसके बारे में हम बात करेंगे अपनी अगली वीडियोस में। और इतना जो मैंने बताया इसके भी कई सारे एनालिसिस पॉइंट हैं कि जेल में इनकी लाइफ कैसी थी और वहाँ पे जेल में इनके साथ कैसा व्यवहार होता था, आखिर जेल से इन्हें क्यों छोड़ा गया, इन्होंने कितनी मर्सी पिटिशन्स भेजी। इन सब चीज़ों को मैं अपनी अगले वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप वेट कीजिएगा लॉजिकल स्टडीज़ पे हमारी नई वीडियो का। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं। और अगर हाँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि हम ये आप लोगों के बीच में आपके मन में ये भ्रम नहीं रखना चाहते हैं कि वीर सावरकर को भारत रत्न मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, या फिर इन्होंने देश के साथ गद्दारी की या देशभक्ति की। इन सब चीज़ों का हम प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, इसीलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें।